ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्टर में। एक अहम खबर और देश से ही खबर। भारत के पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और मिजोरम में सीमा विवाद का मुद्दा काफी समय से चल रहा है, लेकिन कल इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, फायरिंग भी हुई। हिंसा में 6 जवानों की मौत हो गई है। असम और मिजोरम में बढ़ते सीमा विवाद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री ने देश को एक बार फिर से निराश किया है। असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा है, एक्टिव हुए हैं अमित शाह। असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हुई है, सीएम ने श्रद्धांजलि दी है और सीआरपीएफ की 2 बटालियंस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम मिजोरम विवाद में गृह मंत्रालय का एक्शन है। असम मिजोरम सीमा पर सीआरपीएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है दखल और दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। 6 लोगों की जान दी गई है इसमें। और होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री पैनी नजर बनाए हुए विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। जो असम के आप कह सकते हैं पुलिस के लोग हैं और नागरिक हैं, वो मारे गए। 6 लोगों की मृत्यु हुई है और ये विवाद आज का नहीं है, काफी पुराना है। लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह गए थे और जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के चीफ मिनिस्टर थे सबको बुलाया गया था और माना ही जा रहा था कि जो सीमा विवाद है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में, उसको सुलझाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल दिखता नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हिंसा में जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। हेमंत बिस्व शर्मा अभी असम में हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे और सर्बानंद सोनोवाल जो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे उनको रिप्लेस किया और बड़ा अवार्ड दिया गया। और हेमंत बिस्व शर्मा के पास दरअसल था क्या? हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट देखते थे, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर आसाम हो गए थे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की जो जिम्मेदारी थी वो कट शॉर्ट थी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर आसाम देख रहे थे। और उसके बाद जो हिंसा हुई है और जो विवाद हुआ है वो मिजोरम और आसाम के बीच में हुआ है। इस हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, गुवाहाटी के विजुअल्स हैं, जहां पर जो जवान आप कह सकते हैं जख्मी हुए हैं, उनका हालचाल हेमंत बिस्व शर्मा ने हॉस्पिटल जाके जाना है। That I will not allow a inch of land to be taken over. If Constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. If tomorrow Parliament enact a act and saying that Government of India wants to give entire Barak Valley to Mizoram, Guwahati to Mizoram, Nalbari to Mizoram, I have no problem. But as long as Parliament doesn't say that, I will not allow any individual people to take over Assam's land. वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शांति बनाए रखने की अपील की है। Government will make definitely full effort to make peace. Northeast MPs Forum has made an appeal to the people of Mizoram and people of Assam, particularly people living in the border areas, to maintain peace and harmony. असम और मिजोरम में क्यों है भूमि विवाद, इस पर एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन से बातचीत की। मिजोरम बॉर्डर पर जिस तरह से हिंसा की घटना हुई, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। अजमल साहब, जिस तरह से हिंसा की घटना हुई, 6 जवान जो हैं असम पुलिस के मारे गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये इंतहाई दर्दनाक और दुखदायक मामला है। ये एक दिन से ये मसला नहीं चल रहा था, सालों से ये मसला चल रहा था। और जब वो लोग चाहते आसाम के बॉर्डर के अंदर कुछ जमीनें हड़प कर लेते, कुछ अपने बॉर्डर को बढ़ा लेते लेकिन उसके ऊपर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे आसाम के भी, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर मिजोरम के थे, शायद वो यही हो, तो उन लोगों की तरफ से बहुत लापरवाही है। इसको जैसे कंट्रोल करना चाहिए था, इसके ऊपर जैसा एक्शन लेना चाहिए था, कोई एक्शन लिया नहीं गया। नहीं तो आज इतना बड़ा हमारे 6 नौजवानों जवानों को अपनी जान गंवाना नहीं पड़ती। और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी लापरवाही है कि उनको जितना स्ट्रिक्टली
दोनों चीफ मिनिस्टरों को लेकर बैठकर इस मसले को हल कराना चाहिए। वो जल्द से जल्द कराना चाहिए, नहीं तो अल्लाह ना करे कल का दिन जो है इससे खराब हो जाए। अच्छा, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन किसको मानते हैं? मेरे ख्याल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है और मिजोरम की पहले वाली सरकार जो अभी भी है वो सरकार जिम्मेदार है। कैसे हल निकलेगा, क्या आप मानते हैं? लेके बैठना पड़ेगा, बातचीत से हर मसले का हल होता है। लेके बैठना पड़ेगा, उनके पे सख्ती करनी पड़ेगी। उनके लोग जब भी चाहते हैं आके घुस जाते हैं, आसाम में बॉर्डर में कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसक घटना पर चिंता जताई। मिजोरम के बीच में जिस तरह से हिंसा की घटना बॉर्डर पर हुई है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर दा, जिस तरह से घटना हुई, दो राज्यों के बीच बॉर्डर पे जिस तरह से ये झड़प, हिंसक झड़प, इसमें 6 असम पुलिस के जवान के जाने भी चली गई। ये बड़ी दुखद की बात है, चिंता की भी बात है कि एक ही देश में रहते हुए दो राज्य अगर एक दूसरे से लड़े, ये आपसी लड़ाई, हमारे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया जा रहे हैं, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो खामियां है उसे ये स्पष्ट करते हैं। सरकार को देखना चाहिए, होम मिनिस्टर को देखना चाहिए, बीजेपी पार्टी बात तो बड़े करते हैं लेकिन अंदर में धीरे धीरे खोखला होते जा रहे हैं। ये असम और मिजोरम के बीच जो टकरा हुई, जिसमें पुलिस वालों के जान भी चले गए, इसको मद्देनजर नॉर्थ ईस्टर्न की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये सारे मुद्दे को ढंग से सही तरीके से निपटाने का कोशिश किया जाए, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कौन दोषी कौन है इसके लिए? देखिए, दोषी जो भी हो ये सरकार को तय करना पड़ेगा, कौन दोषी है या कौन निर्दोषी है। जांच बैठाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम इसकी जवाबदेही देना हमारा काम नहीं, लेकिन घटना दुखद है। मिजोरम भी हमारा देश है, असम भी हमारा देश है, हमारी राज्य है, दोनों हमारी देश का ही हिस्सा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन को आपने सुना। असम के बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया ने मिजोरम सरकार से माफी मांगने की मांग की है। दिलीप सेकिया ने क्या कहा, सुनिए एक बार। असम के बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से सेकिया साहब ये जो असम और मिजोरम के बीच में झड़पें हुई हैं, क्या कहेंगे सर उसको लेकर के? कल जो घटना हुआ है असम मिजोरम बॉर्डर पे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना नहीं चाहिए था। फिर भी ये घटना घटने के बाद एक टेंशन असम मिजोरम के लोगों के ऊपर हुआ, विशेष करके आसामीज लोगों के ऊपर हुआ है, क्योंकि 6 लोगों को कल उन्होंने बुलेट चलाया है, मर गए हैं 6 जवान हमारा। तो इसलिए इस घटना को मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ ये जो असम नॉर्थ ईस्ट का जो अलग अलग स्टेट्स के साथ जो इंटर स्टेट बॉर्डर इशू है, ये काल का समस्या नहीं है, ये डिकेड्स लॉन्ग, दशकों से चली आ रही ये समस्या है। इस समस्या को एक एमिकेबल सॉल्यूशन विद सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के वहाँ के गवर्नमेंट, सातों राज्यों के गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री, वहाँ के स्टेक होल्डर्स, जनरल पीपुल, सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स है उनके साथ सभी बात करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन एक ढूंढना चाहिए, निकालना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार, माननीय कल गृह मंत्री जी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। आई स्टैंड विद द स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल गृह मंत्री जी, और मैं आशा करता हूँ भारत सरकार के इंटरवेंशन से और पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के उनका जो एक समस्या का समाधान के लिए उनका जो एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा के ऊपर भारत सरकार समय पर एक विदिन ए स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम इस समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सीधे गुवाहाटी आपको लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता विजय हमसे ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। विजय, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या तनाव पहले से कम हुआ है और क्या सीआरपीएफ ने टेक ओवर कर लिया है पूरे इलाके को, बॉर्डर एरियाज को?
निश्चित रूप से कल जो हालात थी, जो सीमा की, असम मिजोरम की सीमा की जो हालात थी, अगर उसकी तुलना में आज की अगर बात करें तो आज शांतिपूर्ण है और पूरी सीआरपी ने पूरी बैरिकेड बना के उस एरिया को घेर लिया है और जो इलाका है जहां पे यह घटना घटी है उसके 500 मीटर के दायरे को किसी भी व्यक्ति को जाने से पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और सीआरपी ने पूरी अपनी जो जगह जो है कैप्चर करके रखा है और 500 मीटर मैं बता दूं 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को आवागमन करने के लिए पूर्ण रूप से मनाही है। और एक मैं बड़ी खबर बता दूं, जो कल में जो गोलीबारी हुई थी जिसमें कछार जिले के जो पुलिस अधीक्षक थे उनको 5 गोलियां लगी है और उनकी हालत बिगड़ती हुई देखते हुए हालांकि जो एयर एम्बुलेंस है उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई ले गया है क्योंकि 5 गोलियां उनके शरीर में लगी है। अगर मैं बता दूं और एक मैं बता देता हूं 5 जवान शहीद हुए थे। सुबह तक हमें खबर मिली थी 6 जवान, लेकिन 5 मुख्यमंत्री वहां पहुंच के जायजा लिए। सुबह मेडिकल कॉलेज गए, सिलचर मेडिकल कॉलेज, हालात का जायजा लिया और प्रत्येक जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए तक का जो सरकार ने घोषणा किया जाए उनको दिया जाएगा, कालीन सहाय जो किया जाएगा सरकार की तरफ दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने एक बात कहा है, मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है जो कल जो आक्रमण जो हुआ, कल जो गोलीबारी हुई, जो LMG यानी कि लाइट मशीन गन से आक्रमण हुआ और 35 मिनट तक ये गोलीबारी चली जिसके वजह से 5 जवान शहीद हुए और जो कछार जिले के जो IPS ऑफिसर जो वैभव सर जो है उनको 5 गोलियां लगी है, उनको उचित चिकित्सा के लिए अभी मुंबई भेजा गया है जो हवाई एम्बुलेंस से। और बहरहाल इस पे गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर बना के रखा है क्योंकि दोनों तरफ से तनाव लेकिन तो अभी तो बना हुआ है, लेकिन बॉर्डर में अभी शांतिपूर्ण है लेकिन तनाव जो कहेंगे तनाव अभी भी बरकरार है। लेकिन गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर बना के रखा हुआ है और शांति वार्ता के लिए किसी भी वक्त में बैठक हो सकती है। और यहां तक कि बता दो मिजोरम के जो जिस तरह से मिजोरम की तरफ से जो गोलीबारी की गई है उनके मिजोरम पुलिस के साथ साथ मैं कह दूं वहां के लोग भी कुछ आजादू बदमाश लोग भी उनके साथ मौजूद थे। और बहरहाल ये घटना किस तरह से घटी है, कई संगठन ऐसे हैं असम के वो मांग कर रहे हैं जो इस तरह की जो घटना घटी है इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और उस पर उच्च स्तरीय एक कमेटी गठन करके इसकी जांच हो। बहरहाल अभी तनावपूर्ण परिस्थिति के बीच अभी माहौल वहां नर्म है और सीआरपीएफ को वहां पे कई बटालियनों को भेज दिया गया दोनों तरफ, मिजोरम स्टेट की तरफ से भी और असम स्टेट की तरफ से भी। 500 मीटर के दायरे में किसी व्यक्ति को आवागमन करने के लिए पूर्ण तरफ से मनाही है। बहरहाल आज कोई घटना सामने से निकल कर नहीं आई है और मुख्यमंत्री किसी भी वक्त जो गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके साथ में वो बात कर रहे हैं और किसी भी वक्त शांति वार्ता के लिए जो बात कही जा रही है वो सामने आ सकता है। उम्मीद करते हैं जल्दी शांति वार्ता। बहुत शुक्रिया विजय, तमाम अपडेट्स के लिए। गुवाहाटी से विजय हमारे साथ थे और बता रहे हैं कि किसी भी समय शांति वार्ता की जो प्रस्ताव है और जो शुरुआत है वो हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अब खबर मुंबई से। मुंबई की एक अदालत ने पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रेयान खुरपे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जहां पोर्नोग्राफी केस पे पड़ी है राज कुंद्रा की मुश्किलें, राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुंबई किला कोर्ट में हुई राज कुंद्रा की पेशी, बेल के लिए अर्जी दाखिल करेंगे राज कुंद्रा। पोर्नोग्राफी केस की चार्जशीट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी जिक्र है। राज कुंद्रा ने बनाया था 3 साल की कमाई का प्लान। 2021-22 में 36 करोड़ रुपए का प्लान था, 50 लाख रुपए कमाने का भी प्लान था। 22-23 में 63 करोड़ रुपए कमाने की भविष्यवाणी थी और 23-24 में 1 अरब 46 करोड़ रुपए कमाने की योजना थी। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, रेवेन्यू प्रोजेक्शन जिसको आप कहते हैं, और 3 साल का आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर्स का था। और आप देखिए कितनी तेजी से ये जो ग्राफ था, जो फिगर्स थे वो 36, 73 और फिर 100 करोड़ के ऊपर चले गए थे। तो ये मंसूबे थे राज कुंद्रा के जो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। We'll hear it tomorrow. So what are the grounds for bail, sir? Grounds for bail are that basically he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him behind. So when will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. Sir, what about High Court's hearing today? That is in the afternoon under 41 for the CRPC violations for breach of Supreme Court orders. Thank you. Good day. न्यायिक हिरासत में राज कुंद्रा को भेज दिया गया है। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास जो मुंबई से हमसे जुड़े हैं। अभिषेक, दलील क्या थी? सरकार के पक्ष की तरफ से दलील क्या थी
क्या क्या एविडेंस थे जो कोर्ट रूम में पेश किए गए, किस आधार पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। ये जाहिर सी बात है कि पुलिस की तरफ से तमाम जानकारियां पेश की गई, जिसमें कहा गया कि इनकी हिरासत और जरूरत है, क्योंकि अब तक 7 दिनों की हिरासत पुलिस को मिल चुकी थी, अगले 7 दिनों की हिरासत और पुलिस को मिल सकती थी। उसी हिसाब से 14 दिन की पुलिस रिमांड मैक्सिमम मिल सकती है। लेकिन पुलिस ने जो रिमांड जो डिटेल रखी थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि कई सारे इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो विदेशों से हुए हैं, इसलिए उसकी जानकारी हमें जुटानी होगी, लोगों से पूछताछ करना होगा। इसलिए हमें और भी इसके लिए हमने एक सीए अपॉइंट किया हुआ है, यानी इस पर मामले पर आगे जांच पड़ताल कर रहा है। तो तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो जानकारी और होनी चाहिए थी और जानकारी जो और मिल सकती है, इस पर मामले पर हमें और वक्त दिया जाए। साथ ही और आरोपियों से पूछताछ करनी है, कुछ और आरोपी हैं उनसे पूछताछ करनी है। साथ ही साथ गैना वशिष्ठ की बात करें, सलीम चोपड़ा की बात करें, उन लोगों से पूछताछ करनी है। तो कई जानकारियां उनके सामने आ चुकी हैं और उस आधार पर उनको और अगर पुलिस कस्टडी मिलती है तो लेकिन कोर्ट में जाहिर सी बात है कि उस तरीके से दलील नहीं चल पाई। कोर्ट ने इसी वजह से तमाम जो दलीलें थी वो शायद कोर्ट को लगा कि शायद सही नहीं है, इसी आधार पर जेसी दे दिया गया 14 दिनों का। अब सबसे खास बात है कि जेसी मिलने के बाद तुरंत राज कुंद्रा और साथ ही जो रेयान है उसके वकील ने पहले से ही बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन दायर की हुई है, लेकिन चूंकि अब लोअर कोर्ट ने जेसी दे दिया है तो लोअर कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट में फिर से एक बार बेल के लिए अप्लाई की जाएगी। अगर बेल यहां से नहीं मिलता है तो वापस बॉम्बे हाई कोर्ट का मूव करेंगे राज कुंद्रा, जो पहले से किया हुआ है। तो इस पर मामले में कल सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, इस पर मामले दिलचस्प जो कहानी लगातार सामने आ रही है, भले ही जेसी हो गई है लेकिन पुलिस को साफ साफ मालूम है कि आने वाले समय में वो फिर से एक बार अगर कोर्ट तमाम जानकारियां मिलेंगी तो फिर से उनको पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं। और अगर उनको जेसी के बाद भी अगर बेल कोर्ट नहीं देती है तो आने वाले समय में उनको फिर से पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यानी पुलिस कस्टडी की डिमांड कर सकती है। लेकिन तमाम नई जानकारियां सामने आ रही हैं, मसलन किस तरीके से जो आप बता ही रहे कि कैसे वो पीपीटी हमारे हाथ लगा हुआ, पीपीटी कैसे तमाम बड़े बड़े हीरोइनों को संपर्क करते थे, जो नई जो बाली जो फेम नाम से नई कंपनी बनाया था, क्योंकि आपको सबको पता है हॉटस्टार जो उनका ऐप था वो बंद हो चुका था, उसके बाद से वो नई कंपनी बना रहे थे। लंबा प्रोजेक्शंस भी था, 3 साल में कैसे 25 फिर 70 और कैसे 100 करोड़ कमाना था। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आप नजर बनाए रखिए, देश की नजर है इस खबर पर और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राज कुंद्रा का राज और जाल कहां तक फैला हुआ है। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में आज सुबह सुबह हुई भारी बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन गई, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं दिल्ली की। बीकाजी गांवा प्लेस, आरके पुरम जनपद, धोला कुआं, राजपथ, इंडिया गेट, मथुरा रोड, हर जगह जल भराव था। पब्लिक परेशान थी, घंटों तक जाम में लोग फंसे रहे थे, गाड़ियां खराब हुई थी और वाटर लॉगिंग की एक बड़ी समस्या मेट्रोज में होती है और खास तौर से दिल्ली, अगर 3 घंटे की बारिश हो जाती है तो कहिए दिल्ली रुक सी जाती है। दिल्ली में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश किस तरह मुसीबत बनकर आई, इसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर दिल्ली के एयरपोर्ट इलाके की है जहां डीटीसी बस के अंदर पानी भर गया। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ओखला की है जहां जल भराव के बाद गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और गाड़ियां पानी में करीब आधी डूबकर चल रही थी। आप ये देखिए, डीटीसी की बस है और ये एयरपोर्ट का इलाका है। आप देखिए, बस के अंदर तक पानी आ गया है और लोग परेशान हैं, यात्री परेशान है। दूसरी ओखला की तस्वीरें हैं दिल्ली की जो आपने देखी। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बाद राजधानी के कई इलाके में जलभराव हो गया है। तस्वीरें आपको एयरपोर्ट इलाके की दिखाते हैं जहां डीटीसी बस के अंदर पानी भर गया। बस के अंदर सवारियों को पानी की वजह से सीटों पर खड़ा होना पड़ा। यह तस्वीर बता रही है कि दिल्ली में बारिश से पहले सिविक एजेंसियों ने कितना काम किया। ये दिल्ली के अलकनंदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब अमूमन जितनी भी जगह हैं और चाहे वो साउथ दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, पॉश इलाके हो, अमूमन इतना ही पानी हर जगह था और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई थी। कई गाड़ियां जो थी पानी के चलते खराब भी हो गई थी और आप कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 11:30 बजे तक दिल्ली रुक गई थी। ये धोला कुआं की तस्वीरें हैं जो सीधे रोड एयरपोर्ट की तरफ जाती है। तो जितने भी अंडर पासेस होते हैं अमूमन वहां पानी ज्यादा भर जाता है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के धोला कुआं की।
दिल्ली के मथुरा रोड की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। हर जगह जल भराव है। ये मथुरा रोड की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं गाड़ी को कितना और ऑटो में कितने लेवल तक पानी है और लोग इसी पानी, इसी वाटर लॉगिंग के चलते अपने ऑफिसेज, अपने दफ्तर, दुकान लेट पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।